नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर विराम चिन्ह को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि विराम चिन्ह का कितना महत्व है भाषा के लिए। अगर विराम चिन्ह का हम प्रयोग ना करें तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं पढ़ने वाले को या बोलने वाले को, या फिर जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके मन में बहुत तरह की ये जो मना भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। अगर सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो एक ही वाक्य के कई अर्थ निकल सकते हैं, जिसके कारण जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको सही सही जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, बिना रोके बिना ठहराव लिए अगर लगातार बोलते चले जाएं, लगातार पढ़ते चले जाएं तो पढ़ने का वाले को भी समस्या होगी और साथ ही साथ जो सुनने वाला है उनको भी मन में बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनको समझ में नहीं आएगा कि किस विषय में बात की जा रही है, तो वाक्य का क्या भाव हुआ। तो इस तरह से वाक्य की सुंदर संरचना के लिए और भाव की स्पष्टता के लिए हिंदी भाषा में बहुत तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग उसी विराम चिन्हों के बारे में परिचय लेंगे। अलग अलग जो विराम चिन्ह होते हैं हिंदी भाषा में, उसके बारे में जानेंगे कि किस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। अगर लगातार बोलते जाए, लगातार पढ़ते चले जाए, बीच में नहीं रुके तो वाक्य ना स्पष्ट भाव दे पाएगा, सुनने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते वक्त या पढ़ते वक्त बीच बीच में ठहराव आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तभी उस वाक्य का भाव स्पष्ट हो पाता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दो वाक्य हमने लिया है उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर देखेंगे एक ही वाक्य है, बस सूक्ष्म अंतर है, हल्का सा अंतर है, और इस अंतर के कारण किस तरह से इसके भाव बदल जाते हैं, किस तरह से इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर रुकने का भाव है, रुकने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर रुकने के लिए कहा जा रहा है। और अब ये जो दूसरा वाक्य है यहाँ पर क्या है? उसे रोको मत जाने दो। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाक्य एक ही है, उसे रोको मत जाने दो और उसे रोको मत जाने दो। तो ये जो अंतर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह है जिसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, तो ये जो अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है ये रोको के बाद लगा हुआ है। और यही अल्प विराम जब मत के बाद आ जाता है यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसका अर्थ ही बदल जाता है, इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर रुकने की बात की जा रही है, उसे रोको मत जाने दो, और यहाँ पर उसे रोको मत जाने दो। तो इस तरह से ये कॉमा के कारण, अल्प विराम के कारण यहाँ पर एक ही प्रकार के वाक्य का अर्थ बदल जा रहा है। तो इस तरह से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह का भाषा में कितना महत्व है। तो यहाँ पर इस बात से, इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि भाषा में वाक्य के सुंदर गठन तथा भाव की अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह का होना आवश्यक है।
तो आज हम देखेंगे कि ये जो विराम चिन्ह है वो कौन कौन सा विराम चिन्ह है हिंदी वाक्य में, उसको क्या क्या कहा जाता है। तो उसी से आज उन्हीं विराम चिन्हों से आज हम लोग परिचित होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये हो जाता है। इसके बाद अल्प विराम है, ये है अल्प विराम का चिन्ह। इसके बाद अर्ध विराम है, इसका चिन्ह ये है। इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये इसका चिन्ह है। इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसको इस तरह से लिखते हैं। निर्देशक या विवरण चिन्ह है, इस तरह से लिखा जाता है। संयोजक या योजक चिन्ह है, इस तरह से लिखा जाता है। इसमें दोनों में अंतर है, ये लंबा लाइन होता है, ये जबकि ये छोटा सा लाइन होता है। तो इस तरह से निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में अंतर होता है। उसी तरह से लाघव या इसको संक्षेप सूचक शब्द भी बोलते हैं। संक्षेप में जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो बीच में इस तरह से छोटा छोटा शून्य बैठाते हैं, जिसको हम लोग लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। उसी तरह से कोष्ठक है। कोष्ठक क्या है कि ये कोष्ठक में जब किसी बात को किसी बात का कोई संकेत हमको देना होता है तो इस तरह से कोष्ठक में हम लिख सकते हैं। कोष्ठक दे करके शब्द के बगल में ही हम लिख सकते हैं। उसी तरह से ये त्रुटि चिन्ह है। त्रुटि चिन्ह का मतलब इस तरह से हम त्रुटि चिन्ह देते हैं, कहीं पर वाक्य में लिखते लिखते कुछ गलतियां हो गई, उसको काट करके फिर अगर ऊपर में उसी शब्द के बदले में कोई अन्य शब्द जोड़ना है तो इस तरह से साइन लगा करके हम ऊपर में कोई शब्द जोड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रुटि चिन्ह कहा जाता है। तो इस तरह से हिंदी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी में करीब करीब ये जो 10 ये विराम चिन्ह दिया गया है, ये 10 विराम चिन्ह का अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है, जिसके कारण वाक्य की संरचना में और भाव की अभिव्यक्ति में अस्पष्टता आ जाती है। तो इस तरह से इन सारे विराम चिन्हों को हम लोग देखे किस तरह से लिखा जाता है, ये भी देखे। तो इस विराम चिन्हों के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, अलग अलग विराम चिन्ह के बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये चीज हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।